नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। आज के इस व्याख्यान में हम रीति संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन हेतु हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित साहित्यिक निबंध नामक पुस्तक की सहायता लेंगे, जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। इस व्याख्यान के पश्चात आप रीति के अर्थ से परिचित हो सकेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र में रीति की परंपरा को जान सकेंगे। आप रीति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मतों से भी परिचित हो सकेंगे तथा आप आचार्य वामन द्वारा प्रतिष्ठित रीति संप्रदाय से परिचित हो सकेंगे। जब हम रीति संप्रदाय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रीति के अर्थ पर विचार करते हैं। रीति के अर्थ पर विचार करते हुए आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत यहाँ उल्लेखित है। उन्होंने रीति शब्द की उत्पत्ति है अरिंग धातु से कतिन प्रत्यय के योग से मानी है। तो रीति का जो उत्पत्ति लभ्य जो अर्थ होता है इस प्रकार वह है मार्ग। मार्ग को हम दूसरे शब्दों में पंथ भी कह सकते हैं, विथि गली को कहते हैं, या इसके साथ साथ गति, प्रस्थान, ये सब जो शब्द हैं ये रीति के पर्यायवाची ही हैं। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में जब हम रीति की बात करते हैं तो इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो काव्य रचना की एक सामान्य एक पद्धति, एक ढंग, और दूसरा है वह अर्थ है संस्कृत का एक विशेष संप्रदाय विशेष जो संस्कृत काव्य शास्त्र में जिसका उल्लेख है। ये संप्रदाय है जो आचार्य वामन द्वारा जिसकी प्रतिष्ठा की गई 9वीं शताब्दी में। यहाँ हम इस संप्रदाय विशेष के संदर्भ में ही इस रीति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रीति की परंपरा देखते हैं। रीति को स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में जो प्रतिष्ठित करने का श्रेय है वो बेशक हम आचार्य वामन को देते हैं, किंतु ये जो उनका सिद्धांत है या जो उन्होंने प्रतिष्ठा की सर्वथा नया नहीं है। उनसे पूर्व भी अनेक आचार्यों ने रीति की विवेचना की है, विभिन्न रूपों में रीति का उल्लेख किया है। इन्हीं का लाभ बाद में आचार्य वामन ने उठाया है। आचार्य वामन से पहले जो आचार्य हैं उनका यदि हम उल्लेख करें तो सबसे पहले आचार्य भरत हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रीति से मिलते जुलते एक शब्द का प्रयोग किया था, वह शब्द है प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति के उन्होंने 4 भेद भी बताए थे। वे जो भेद थे वे किसी देश के रहन सहन और आचार विचार के आधार पर थे। उसी के आधार पर उनमें थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो इसी आधार पर भरत ने प्रवृत्ति के भेद बताए थे, जो उन्हें आधुनिक शब्दावली में हम कहें तो भरत ने जो प्रवृत्ति है ये स्थानीयता को सूचित करती है, क्षेत्रीयता को। जो ये 4 भेद उन्होंने बताए, आवंती, दाक्षिणात्य, रौद्र, मागधी, पांचाली। तो वस्तुतः बात हम ये इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भरत ने इस प्रवृत्ति संबंधी जो विवेचन किया ये क्षेत्रीय या स्थानीयता को ध्यान में रखकर, वहाँ के रहन सहन को ध्यान में रखकर किया था। और इसका जो संबंध है वो नाटक के जो बाह्य उपकरण हैं जैसे वेशभूषा है या अन्य जो बाह्य चीज़ें हैं, मंच सज्जा आदि, उनसे ही ये संबंधित अधिक है। काव्य के जो आधारभूत तत्व हैं उनसे इसका ज़्यादा संबंध नहीं है। फिर भी इसका इतना महत्व है कि उसके बाद में जो आचार्य हुए, प्रवृत्ति आचार्य, उनमें से अनेक ने भौगोलिक आधार पर रीति के वर्गीकरण की परंपरा को अपनाया। प्रवृत्ति के अतिरिक्त आचार्य भरत ने नाटक में प्रयुक्त होने वाले काव्य के गुण, दोषों और लक्षणों को भी उन्होंने विशद व्याख्या की है। प्रवृत्ति का उल्लेख तो किया ही है। रीति सिद्धांत के आधारभूत प्राय सभी तत्व हैं भरत के उन दोष, गुण और जो लक्षण हैं उनमें ही समाहित हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीति की परंपरा है वह आचार्य भरत मुनि से ही प्रारंभ होती है या उन्हीं द्वारा ये प्रवर्तित है। इसके बाद आचार्य भामा आते हैं 6वीं शताब्दी में। उनका ग्रंथ है काव्यालंकार। उसमें वे वैदर्भ और गौड़ नाम के 2 मार्गों का उल्लेख करते हैं। ये मार्ग हमने रीति के अर्थ में पढ़ा है, रीति के पर्यायवाची रूप में हम इन्हें कह सकते हैं। भामा के पश्चात आचार्य दंडी ने भी रीति का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने भी रीति के स्थान पर मार्ग का ही प्रयोग किया है। और उसके
उपयुक्त दो भेदों की उन्होंने विवेचना भी की है, उल्लेख किया है, किंतु उनका जो दृष्टिकोण है उसके प्रति भाम्य की अपेक्षा जो उनका दृष्टिकोण है वो अधिक सम्मानपूर्वक है। सम्मानपूर्वक वे इस अपने मार्ग, जिसे रीति को मार्ग कहते हैं, जिसका ये उल्लेख करते हैं। इसी कारण उन्होंने न केवल वैदर्भ मार्ग को उत्तम बताया और गौड़ को निकृष्ट बताया, अपितु इसके आधारभूत गुणों की भी उन्होंने व्याख्या की। यानी भाम्य से आगे बढ़कर उनके विचार में वैदर्भ में होता है, वैदर्भ जो है उसमें श्लेष है, प्रसाद, समता, माधुर्य, कुमारता, उदारता, ओज, समाधि, कांति, ये 10 गुण होते हैं। इसके विपरीत जो गुणों वाला मार्ग है वह गौड़ मार्ग होता है। इस प्रकार वैदर्भ में उन्होंने सब गुणों को समाहित कर दिया और जो गौड़ मार्ग है उसमें दोषों का समाहार, यानी दोषों को समाहित कर दिया। वामन का जो ग्रंथ है रीति से संबंधित या उनके काव्य शास्त्र से संबंधित, उसका नाम है काव्यालंकार सूत्र। उसमें रीति को उन्होंने इतना अधिक महत्व दे दिया कि रीति को काव्य की आत्मा ही कह दिया। रीति का लक्षण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की शब्द रचना ही रीति है और ये काव्य की आत्मा है। रीति आत्मा काव्य से कहकर उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। वह विशेष प्रकार या शब्द रचना, उसकी क्या विशेषता है जिसमें रीति का संपादन होता है? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशेषता क्या है? गुणों का होना ही विशेषता है। इस प्रकार ये भी हम कह सकते हैं कि वामन काव्य का आधार रीति को तथा रीति का आधार में मानते हैं गुणों को। गुणों से ही रीति का आविर्भाव होता है, तो गुण ही काव्य का सबसे उत्कृष्ट तत्व है। वामन के द्वारा प्रस्तुत ये जो गुणों की सूची उन्होंने प्रस्तुत की है वह बहुत कुछ भरत और दंडी की सूची से मिलती जुलती है। जिन गुणों का उन्होंने उल्लेख किया था वैसे ही हैं। अतः इसे वामन की मौलिक देन तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है कि वामन ने एक तो मार्ग के स्थान पर रीति शब्द का प्रचलन किया, रीति नाम दिया उसे। दूसरे उसके भेदों में भी उन्होंने वृद्धि कर दी। वैदर्भी और गौड़ी जो ये पहले भेद थे भरत मुनि और दंडी द्वारा, जो आचार्य भामा और दंडी द्वारा जो जिनका उल्लेख किया गया था, उसके साथ उन्होंने एक तीसरा भेद भी बताया, पांचाली। और ये पांचाली जो तीसरा भेद है ये हम कह सकते हैं वामन की मौलिक कल्पना है, इनकी मौलिकता है। इसके बाद वामन के बाद में जो आचार्य हुए उन्होंने भी रीति का थोड़ा बहुत विवेचन किया, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनमें हम रुद्रट का उल्लेख कर सकते हैं। वामन की 3 रीतियों में उन्होंने एक और चौथी रीति जोड़ दी जिसका नाम उन्होंने लाटी कहा। साथ ही उन्होंने रीतियों के एक सामान्य आधार की भी उद्भावना की। उन्होंने क्या कहा कि समास ही रीति का निर्णायक आधार है। समास के आधार पर ही रीतियों का निर्णय होता है। जहाँ समास बिल्कुल न हो वह वैदर्भी रीति है, जहाँ लघु हो वह पांचाली रीति है, और जहाँ मध्य समास हो वह लाटी रीति है, जहाँ दीर्घ समास हो वहाँ गौड़ी रीति है। इसके अतिरिक्त किस रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होनी चाहिए इसका भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया। जैसे श्रृंगार, करुण आदि में वैदर्भी और पांचाली या रुद्र में गौड़ी रीति ये प्रयुक्त होती है। इसके पश्चात 9वीं शताब्दी में आचार्य राजशेखर आते हैं। उन्होंने प्रवृत्ति, वृत्ति, रीति इनके अंतर को स्पष्ट किया और इस जो ये विवेचन था इसको एक व्यवस्थित रूप दिया। इनके पारस्परिक अंतर को उनके शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वेश विन्यास कर्म है प्रवृत्ति, विलास विन्यास कर्म हो वृत्ति, वचन विन्यास कर्म हो रीति। अर्थात वेश विन्यास का जो प्रकार है वह तो प्रवृत्ति है, विलास विन्यास का जो प्रकार है वह वृत्ति है, और वचन विन्यास का जो प्रकार है वह रीति है। अर्थात इसको हम और थोड़ा सा खोल कर ये कह सकते हैं कि प्रवृत्ति का संबंध है वो वेश से, अर्थात वेशभूषा आदि से है। वृत्ति का संबंध है क्रियाकलाप और व्यवहार से है, जबकि रीति का संबंध है वह भाषा और बोलचाल से है। तो राजशेखर का ये स्पष्टीकरण निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। रीति के भेदों के अंतर्गत राजशेखर ने रुद्रट के लाटी भेद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वैदर्भी, पांचाली एवं गौड़ी को ही मान्यता दी तथा उन्हीं का उन्होंने विवेचन किया।
राजशेखर के पश्चात 10वीं शताब्दी में आचार्य कुंतक ने रीति के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन किया। अब तक ये माना जाता रहा था कि रीति का जो संबंध है वह क्षेत्र विशेष से, जिसका उल्लेख भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया था, वही अब तक परंपरा चली आ रही थी। प्रदेश विशेष से रीति का संबंध माना जाता था, जबकि कुंतक ने इस धारणा को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इसे कवि स्वभाव से संबद्ध मानना चाहिए। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उन्होंने रीति के विभिन्न भेदों का नामकरण भी नए प्रकार से किया। जो प्रादेशिक नामकरण थे वैदर्भी, गौड़ी या पांचाली, उसके स्थान पर उन्होंने वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग कहा। सुकुमार मार्ग वैदर्भी रीति को माना, और गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग तथा पांचाली को मध्यम मार्ग। कुंतक का यह प्रयास बड़ा सुंदर था, किंतु बाद के जो आचार्य आए उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, इसकी उपेक्षा की, और इसलिए ये जो नामकरण था मार्ग के रूप में कवि स्वभाव से संबंधित करके रीति का जो ये नामकरण था, ये प्रचलित नहीं हो सका। इसके पश्चात भोजराज, आचार्य भोजराज ने 11वीं शताब्दी में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी के अतिरिक्त 2 और नए भेद रीति के स्थापित कर दिए, आवंती और मागधी। इसकी सृष्टि करके उन्होंने रीति की संख्या 6 पहुंचा दी। किंतु जो उनके बाद जो विद्वान हुए उन्होंने वामन के 3 भेद ही अपनाए, ये 6 भेद स्वीकृत नहीं हुए। आनंद वर्धन ने रीति का प्रयोग वक्ता, कथ्य, विषय एवं रस के औचित्य के अनुसार ही करने का परामर्श उन्होंने दिया। इस प्रकार रीति के विवेचन की जो परंपरा है ये 11वीं-12वीं सदी तक अक्षुण्ण रूप से चलती रही। यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि कुंतक, राजशेखर, भोज आदि जो आचार्य रीति संप्रदाय के ये अनुयायी नहीं थे, किंतु फिर भी इन्होंने अपने ग्रंथों में रीति का विवेचन को स्थान दिया है, रीति का विवेचन किया है। इतना ही नहीं है, नैषध त्रित के रचयिता श्री हर्ष ने तो परम सुंदरी दमयंती को भी एक रीति विशेष का रूप ही दे डाला है। उनके संस्कृत के एक कारिका यहाँ उद्धृत है। इसमें वे कहते हैं कि हे वैदर्भी अर्थात दमयंती, तो सचमुच धन्य है जिसने अपने उदार गुणों से नैषध को आकृष्ट कर लिया है। चंद्रिका की इससे बढ़कर स्तुति क्या हो सकती है कि वह समुद्र को भी अधिक तरह से चंचल बना दे। इसका मतलब नैषध एक प्रकार से वो समुद्र का रूप है यहाँ, और दमयंती यानी वैदर्भी है, वह उसे एक वो चंद्रिका है जो समुद्र को भी आकर्षित बना देती है। इस प्रकार चंद्रमा समुद्र में, सागर में ज्वार भाटा उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार ये उन्होंने उल्लेख किया है। तो इससे ये हम प्रतीत होता है कि 11वीं-12वीं सदी तक जो रीति संप्रदाय, रीति सिद्धांत के अनेक विद्वान इसके पक्ष में भी थे, इसके विपक्ष में भी थे, लेकिन सभी ने इसे सम्मान की दृष्टि से देखा था। किंतु उसके बाद के युग में क्या हुआ, रस, ध्वनि और अलंकार आदि की प्रतिष्ठा होती गई और ये रीति संप्रदाय थोड़ा सा गौण हो गया, इसकी उपेक्षा हो गई। यही कारण है कि हिंदी के जो सैकड़ों जो कवि आचार्य जो रीति काल में हुए, उनमें से कुछ ने रीति का उल्लेख किया, अधिकतर ने नहीं भी किया। केशव ने तो रीति के स्थान पर भरत की 4 वृत्तियों को ही ले लिया, जबकि चिंतामणि उन्होंने कुंतक का अनुकरण करते हुए कवि स्वभाव के रूप में ही इसे ग्रहण किया, यानी कवि स्वभाव से इसे संबंधित माना। कुलपति, देव और दास जैसे जो रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने भी रीति का उल्लेख मितव्ययता पूर्वक किया, ज़्यादा उन्होंने सहृदयता या ज़्यादा व्यापकता इसके उल्लेख में उन्होंने नहीं दर्शाई। उन्होंने वामन के दृष्टिकोण की उपेक्षा की है। तो इसलिए कहा जा सकता है रीति के जो मध्यकालीन या रीतिकाल में जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के प्राय उपेक्षा ही की है या इसको अधिक महत्व नहीं दिया है। अब हम वामन के जो काव्य संबंधी दृष्टिकोण है उस पर हम यदि संक्षेप में उसे प्रस्तुत करें तो हम देखते हैं कि वामन है वो काव्य की रचना गुणों और अलंकारों से पुरस्कृत एवं सज्जित भाषा में मानते हैं। यानी उनका ये स्पष्ट ऐसा मानना है कि ये जो काव्य है, काव्य में क्या होना चाहिए, गुण और अलंकार वे होने चाहिए, वे उसके आधारभूत तत्व हैं और इन्हें वे भाषा के परिष्कार का साधन
मानते हैं स्वाभाविक रूप से। वे इसके अतिरिक्त वे परिष्कृत भाषा में रचित पदावली को ही वे काव्य मानते हैं। उनके अनुसार गुण और अलंकार दो ये ऐसे तत्व हैं जिनसे परिष्कृत और सुसज्जित होकर ही भाषा काव्य का रूप धारण करती है। इसके साथ साथ काव्य प्रयोजन के संबंध में भी वुमन ने अपना मत स्पष्ट शब्दों में बेशक व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि सुंदर काव्य प्रीति का और कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट और अदृष्ट फल वाला होता है। इस मत का उल्लेख करते हुए नगेंद्र ने थोड़ी सी इसकी व्याख्या की है। वे कहते हैं कि वामन ने विस्तार में न जाकर काव्य के प्रयोजन जो दो प्रयोजन माने हैं, दृष्ट प्रयोजन है उसका प्रीति आनंद और अदृष्ट प्रयोजन है वह कीर्ति। अपने स्तर को ने तो वो उन्होंने धर्म या मोक्ष या परम पुरुषार्थ इस प्रकार के जो काव्य के प्रयोजन थे उनको इन्होंने इतना स्थान नहीं दिया। उन्हें वे अर्थ उपार्जन के निम्न स्तर तक काव्य को ले गए। उनकी वृत्ति से प्रतीत होता है कि साधारणतः कीर्ति है वो कवि की सिद्धि है। कवि को काव्य रचना के बाद कीर्ति की प्राप्ति होती है और आनंद है वह पाठक को प्राप्त होता है। तथापि इन दोनों की व्यवस्था कवि और पाठक दोनों के लिए ही की जा सकती है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना है ना। तो इस प्रकार हम वामन का जो काव्य संबंधी दृष्टिकोण है उसमें देखते हैं तो काव्य की रचना गुणों और अलंकारों से परिष्कृत और सज्जित भाषा में होनी चाहिए। गुण और अलंकारों से जो काव्य में है सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है और ये सौंदर्य उत्पन्न करने की जो विधि है उसे ही वामन रीति कहते हैं और ये रीति ही काव्य की आत्मा है। सौंदर्य के कारण ही पाठक है वो काव्य को पसंद करता है और यदि काव्य सुंदर है तभी कवि को भी आनंद प्राप्त होता है और उसे कीर्ति की उपलब्धि होती है। एक शब्द में सौंदर्य ही वामन के सारे दृष्टिकोण एवं उनकी समस्त मान्यताओं का मूल आधार है, यानी सौंदर्य। से ही गुण अलंकार आदि उत्पन्न होते हैं और गुण अलंकारों से ही काव्य में सौंदर्य आता है और वह जो सौंदर्य है ये उत्पन्न होने की जो विधि है वह रीति है। तो इस प्रकार वामन का विवेचन है ये दोष मुक्त तो हम इसे नहीं कह सकते। तर्क संगत इसकी तर्क संगतता में भी हम कुछ कमी छांट सकते हैं, किंतु इसमें हम संदेह नहीं कर सकते कि उन्होंने कला के प्रति एक सच्चे सौंदर्यवादी दृष्टिकोण को अपनाकर और उसके साथ न्याय करने का एक पूरा प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार ये हमारा रीति संप्रदाय की जो मूल अवधारणा है उसका उल्लेख हमने इस व्याख्यान में किया है। नमस्कार।